आप देख रहे हैं डी न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी शहर के व्यस्त बाटा चौक पर पानी से भरे गड्ढे में अनियंत्रित होकर पलटी मयूरी वाहन, आधा दर्जन लोग घायल। हल्की बारिश से ही मधुबनी शहर में सड़कें बन जाती है नाला। अंधराठारी के मदना में चांद ईंट भट्टा के समीप एक युवक का शव बरामद, गंभीर चोट के निशान। महिला के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में दोषी करार दिए सनीचर मंडल को कोर्ट ने सुनाई 3.5 वर्ष की कारावास की सजा। जयनगर पुलिस ने लूट के वारदात को अंजाम देने वाले 2 अपराधी को किया गिरफ्तार। मधवापुर के एक गांव में स्कूल से लौट रही 14 वर्षीय नाबालिग छात्रा का अपहरण, पिता ने हत्या की संभावना जताते हुए कराई प्राथमिकी दर्ज। बेनीपट्टी के सर्कल इंस्पेक्टर नीरज कुमार वर्मा ने बिस्फी थाना का किया निरीक्षण, दिए कई अहम निर्देश। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 में खजौली विधानसभा कांग्रेस के खाते में जाने की है संभावना, दीपक कुमार सिंह हो सकते हैं दावेदार। मधुबनी जिला के कांग्रेस कार्यालय में स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित। मधुबनी में युवा कांग्रेस के दर्जनों युवाओं ने सदर अस्पताल में किया रक्तदान। जयनगर में एक शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश के कारण चारों ओर जलजमाव की समस्या। और सीबीएसई की परीक्षा में रीजनल सेकेंडरी स्कूल के वर्ग 10वीं व 12वीं के छात्र छात्राओं ने लहराया पूरे जिला में परचम। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी शहर के व्यस्ततम बाटा चौक पर एक पानी से भरे गड्ढे में अनियंत्रित होकर एक मयूरी वाहन पलट गई, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हो गए। गनीमत रही कि कोई बड़ी अनहोनी नहीं हुई और यह घटना होने का मूल कारण है सड़कों पर बने गड्ढे। मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के दर्जनों ऐसी जगह है जहां हल्की बारिश होने के साथ ही सड़क नाले में तब्दील हो जाती है और नाला तो काम ही नहीं करता है। और इन जलजमाव की समस्या से एक और जहां राहगीरों को आवागमन की समस्या हो रही है, उससे ज्यादा कहीं यह बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं को आमंत्रित कर रहा है। मधुबनी शहर के व्यस्त बाटा चौक पर एक मयूरी वाहन के पलट जाने से कई लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत घायलों को पास के मेडिकल स्टोर पर पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। गनीमत रही कि कोई बड़ी अनहोनी नहीं हुई। गौरतलब हो कि इस इलाके में ऐसे हादसे आए दिन होते रहते हैं। वर्षा के पानी से सड़कों पर गड्ढे भर जाते हैं जो नजर नहीं आते और वाहन चालकों को चलाने में भारी कठिनाई होती है। लगातार हो रही बारिश ने नगर निगम की जल निकासी व्यवस्था की पोल खोल दी है। मुख्य सड़कों से लेकर भीड़भाड़ वाले मोहल्ले तक पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। कई स्थानों पर नालों ने काम करना बंद कर दिया है और सड़कों ने नालों का रूप ले लिया है। स्थिति इतनी खराब है कि बारिश का जमा पानी अब केवल असुविधा नहीं बल्कि दुर्घटनाओं और बीमारियों का कारण बन चुका है। जगह जगह दुर्गंध, गंदगी और मच्छरों का प्रकोप इतना बढ़ गया है कि लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। निगम क्षेत्र के 1 दर्जन से अधिक स्थानों पर गंभीर जलजमाव की स्थिति बनी हुई है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट।
अंधराठारी थाना क्षेत्र के मदना पंचायत के ईंट भट्टा के समीप से एक युवक का शव बरामद किया गया। मृतक के चेहरे पर गंभीर चोट के निशान थे। उसकी पहचान 35 वर्षीय मदना गांव निवासी अबुल हसन के रूप में की गई है। घटना को लेकर मृतक के पिता ने बताया कि वह बीते मंगलवार की रात से ही गायब था और सुबह उसका शव बरामद किया गया है। उन्होंने मदना गांव के ही 2 व्यक्तियों पर हत्या कर देने को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। अंधराठारी थाना क्षेत्र के मदना पंचायत स्थित चांद ईंट भट्टा के दक्षिण बुधवार को अहले सुबह एक युवक का शव मिला। मृतक के चेहरे पर गंभीर चोट के निशान थे। उसकी पहचान मदना गांव निवासी मोहम्मद वली के पुत्र अबुल हसन 35 वर्षीय के रूप में हुई है। मृतक के पिता के अनुसार अबुल हसन मंगलवार की रात से ही गायब था। बुधवार की अहले सुबह आते जाते लोगों ने उसके शव को देखा था। मृतक के पिता वली हसन ने पुलिस को आवेदन दिया है। लिखित आवेदन में उसने अपने गांव के ही मोहम्मद साजिद और मोहम्मद कासिम को नामजद और कई अन्य अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। अंधराठारी थानाध्यक्ष राहुल कुमार ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही इस संबंध में कुछ कहा जा सकता है। हम लोग को 8 बजे में खून आया, वहाँ ईदगाह कब्रिस्तान आया, नहर है, नहर के बगल में मार के इसको फेंक दिए हुआ। कितना उम्र के लड़का है? 30 से 35। क्या नाम है? अबुल हसन। अभी तक किसी का गिरफ्तारी भी हुआ है? नहीं। कोई शक है? शक तो है। शक है। क्या अभी आदमी रात में उसको मोटरसाइकिल पे लेकर घूम रहा था। अबुल हसन। मृतक का नाम क्या हुआ? अबुल हसन। आप कौन लगते हैं? बड़ा भाई। क्या नाम है? मोहम्मद जहांगीर। गांव का है? गांव गिदरगंज हुआ। घटना कहाँ पर हुआ? घटना मदनी पंचायत में हुआ। घटना वाला नंबर गाँव में हुआ है। तो आप लोग को कितने बजे पता चला? 8 बजे मालूम पड़ा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। एक महिला के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में दोषी करार दिए गए शनिचर मंडल को कोर्ट ने 3.5 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है। मामला 10 नवंबर 2022 का है। हरलाखी प्रखंड के एक गांव का, जहां महिला के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की गई थी और बेहोशी की हालत में परिजनों ने उसे अस्पताल पहुंचाया था। गौरतलब हो कि इस मामले को लेकर शनिचर मंडल को दोषी करार दिया गया और 3.5 वर्ष की कारावास के साथ 5,000 रुपए जुर्माना सुनाया गया। महिला के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में दोषी करार दिए गए शनिचर मंडल को कोर्ट ने 3.5 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सैयद मोहम्मद फजलुल बारी की अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने शनिचर मंडल को 5,000 रुपए जुर्माना भी लगाया है। सजा पर सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक मिश्री लाल यादव ने दोषी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी। घटना खिरहर थाना क्षेत्र के एक गांव की है। एपीपी ने बताया कि 10 नवंबर 2022 की रात महिला शौच के लिए घर से बाहर निकली। इसी दौरान सजायाफ्ता ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। बेहोशी हालत में परिजन उसे अस्पताल लेकर गए। घटना को लेकर पीड़िता की मां ने शनिचर मंडल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। सन 2022 ईस्वी का है। दिनांक 10/11/2022 ईस्वी को पीड़िता इसके पिता सोनावती देवी शौच करने के लिए घर से बाहर गई थी। उसी समय में इस केस के अभियुक्त शनिचर मंडल उनको जो है रात्रि का। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर में बीते 15 मई को जयनगर के मेन रोड स्थित दीपक बर्तन दुकान से 3 अपराधियों ने पिस्तौल की नोक पर दुकान से लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। गौरतलब हो कि इस घटना में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एसडीपीओ के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। टीम के द्वारा जांच करते हुए 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही लूट के दौरान उपयोग की जाने वाली मोटरसाइकिल और 4,000 रुपए भी जब्त किए गए हैं। हालांकि हथियारों की बरामदगी अब तक नहीं हुई है। वहीं एक अन्य अपराधी की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस छापेमारी कर रही है। जयनगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लूट के वारदात को अंजाम देने वाले 2 अपराधी को गिरफ्तार किया। बुधवार को जयनगर थाने में आयोजित प्रेस वार्ता में एसडीपीओ विप्लव कुमार ने बताया कि विगत दिनों जयनगर मेन रोड दुर्गा मंदिर के पीछे दीपक प्रसाद बर्तन दुकान में नकाबपोश 3 अपराधियों के द्वारा लूटपाट की घटना के उद्भेदन को लेकर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक एसआईटी टीम का गठन किया गया।
जयनगर एसडीपीओ विप्लव कुमार के नेतृत्व में थाना अध्यक्ष अमित कुमार, एसआई शेषनाथ प्रसाद, मिथिलेश कुमार राही, अमित कुमार, विपिन कुमार, एएसआई विनोद कुमार राय एवं टेक्निकल टीम मधुबनी के सहयोग से इस कांड का उद्भेदन करते हुए 2 अपराध कर्मी को थाना क्षेत्र के बलडीहा गांव से घटना में उपयोग करने वाले एक मोटरसाइकिल और लूट के 4000 रुपए के साथ गिरफ्तार किया। एसडीपीओ ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान थाना क्षेत्र के बलडीहा गांव निवासी सतीश कुमार उर्फ 22 वर्षीय नारद व 25 वर्षीय बबलू कुमार राय बताया गया है, जबकि एक अन्य अपराधी राकेश कुमार राय घटना के बाद से फरार चल रहा है। एसडीपीओ ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त लूट के पैसे में से 3000 रुपए उन दोनों के पास है, बाकी के पैसे राकेश कुमार राय के पास है। हालांकि घटना में इस्तेमाल हथियार अब तक बरामद नहीं हुआ है। गौरतलब हो कि बीते 15 मई की देर शाम जयनगर के मेन रोड दुर्गा मंदिर के पीछे दीपक बर्तन दुकान में 3 नकाबपोश अपराधियों ने हथियार के बल पर दुकान में प्रवेश कर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। दुकानदार और अपराधियों के बीच नोकझोंक में अपराधियों के द्वारा चलाई गई गोली से दुकानदार बाल बाल बच गया। अपराधियों ने घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गया। घटना को लेकर दुकानदार दीपक प्रसाद द्वारा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसमें 30 से 50,000 रुपए भारतीय व नेपाली लूटने की बात कही थी। इस प्रेस वार्ता में थानाध्यक्ष अमित कुमार, सर्कल इंस्पेक्टर संजय कुमार सिंह, एसआई मिथिलेश कुमार राही, विपिन कुमार, शेषनाथ प्रसाद, विनोद कुमार राय समेत अन्य लोग मौजूद थे। मामला है दिनांक 15/5/2025 को जयनगर बाजार स्थित एक बर्तन व्यवसायी हैं दीपक, उनके यहाँ जो है घर में घुसकर 3 अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा हथियार का भय दिखाकर 30 से 50,000 रुपये लूट लेने की बात घटना कारित की गई। इस संदर्भ में त्वरित कार्रवाई करते हुए जयनगर थाना कांड संख्या 166-25 दर्ज किया गया और पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देशन में और मेरे नेतृत्व में एक एसआईटी टीम गठित की गई। टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें शामिल 2 अपराध कर्मियों को बलडीहा के आसपास जो है 21 तारीख को गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ घटना में प्रयोग की गई मोटरसाइकिल जो है होंडा साइन, उसको भी रिकवर की गई और लूट का जो रकम है दोनों व्यक्तियों के पास से 4000 रुपया जो है बरामद किया गया। इस प्रकार यह त्वरित कार्रवाई की गई है। इस कांड में संलिप्त जो अपराधी हैं उनका नाम है सतीश कुमार उर्फ नारद, पिता कामेश्वर राय, बलडीहा का रहने वाला है, और दूसरा अभियुक्त जो है बबलू राय, पिता योगेंद्र राय, बलडीहा का रहने वाला है। दोनों अपराध कर्मियों ने अपनी अपराध स्वीकार कर लिया है और इसमें एक इनका सहयोगी है जो अभी फरार चल रहा है और हथियार की रिकवरी के लिए हम लोग जो है अनुसंधान कर रहे हैं। जल्द ही इसमें भी हम लोग की उपलब्धि मिलेगी। पर प्राथमिकी में जो है तकरीबन 30 से 50,000 का दर्ज किया गया था। अभी हम लोग अनुसंधान के क्रम में जो है 4000 रुपया रिकवर किए हैं और तीसरा व्यक्ति है, इन लोगों ने बताया है कि उसके पास शेष राशि है, तो जल्द ही वो भी गिरफ्तारी की जाएगी। मामला है दिनांक डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड से अपहरण की एक खबर सामने आ रही है, जहां एक नाबालिग 14 वर्षीय बालिका स्कूल के लिए गई थी, लेकिन वह वापस नहीं लौटी। मामले को लेकर अपहृता के पिता ने अपनी बेटी के साथ शारीरिक शोषण और उसके बाद उसकी हत्या कर दिए जाने की संभावना जताते हुए 3 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के एक गांव में स्कूल से लौट रही 14 वर्षीय नाबालिग छात्रा रास्ते से गायब हो गई। यह वारदात 5 दिन पहले 16 मई की है। अपहृत बच्ची के पिता को बच्ची का शारीरिक शोषण कर उसकी हत्या करने की संभावना जताई है। उन्होंने मधवापुर पुलिस को आवेदन लिखकर 4 लोगों के खिलाफ 18 मई को अपहरण का केस दर्ज कराया। अपहृता का शारीरिक शोषण कर उसकी हत्या करने की संभावना का जिक्र आवेदक ने शिकायत पत्र में किया है। उसने इस मामले में करहुआ घाट के अजय कुमार, रोहन सहनी, हरिदेव सहनी और चंदे सहनी को नामजद कराया है। थानाध्यक्ष पंकज कुमार चौधरी ने बताया कि मामले की जांच के लिए पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है। डेन न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ।
महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और इस जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर पर। बेनीपट्टी के सर्कल इंस्पेक्टर नीरज कुमार वर्मा ने बिस्फी थाना का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने विभिन्न पंजियों का अवलोकन करते हुए रात्रि गश्ती व शराब तस्करी पर नकेल कसने समेत कई अहम निर्देश दिए। बेनीपट्टी के सर्कल इंस्पेक्टर नीरज कुमार वर्मा ने मंगलवार को बिस्फी थाना का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में सबसे पहले थाना परिसर की साफ सफाई एवं अन्य उपलब्ध सुविधाओं का अवलोकन किया। इसके बाद कंप्यूटर कक्ष, सिरिस्ता कक्ष, माल खाना कक्ष का निरीक्षण किया। इंस्पेक्टर वर्मा ने थानाध्यक्ष से विभिन्न मामलों की जानकारी ली एवं कई कांडों के अभिलेखों की जांच की। लंबित कांडों के निष्पादन पर चर्चा करते हुए पुलिस पदाधिकारियों को कार्य में तेजी लाने को कहा। बारी बारी से सभी पुलिस पदाधिकारियों को बुलाकर लंबित कांडों की समीक्षा की। लंबित कांडों का जल्द से जल्द निष्पादन करने, फरार आरोपियों की गिरफ्तारी करने और सामाजिक तत्वों पर पैनी नजर बनाए रखने का निर्देश दिया। मौके पर थानाध्यक्ष अविनाश कुमार, अपर थानाध्यक्ष नीतू, एएसआई हरेराम सिंह, धर्मेंद्र कुमार मौजूद थे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। खजौली में वर्तमान जिला परिषद सदस्य कांग्रेस नेता दीपक कुमार सिंह ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बताया कि खजौली विधानसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस के खाते में आने की संभावना है और अगर ऐसा होता है, कांग्रेस की सीट होती है, तो दीपक कुमार इसके प्रमुख दावेदार होंगे। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 को लेकर राजनीतिक दलों में सरगर्मी तेज होती जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारी को लेकर दावेदारों का बाजार गर्म होता जा रहा है, जिसमें कांग्रेस के वरीय नेता सह जिला परिषद सदस्य दीपक कुमार सिंह का नाम शामिल है। गौरतलब हो कि वर्ष 2010 के विधानसभा चुनाव में खजौली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर कांग्रेस नेता दीपक कुमार सिंह चुनाव लड़े थे। उसके बाद महागठबंधन से खजौली विधानसभा क्षेत्र राजद के खाते में रहा।
वर्ष 2025 में विधानसभा चुनाव में खजौली विधानसभा सीट महागठबंधन से कांग्रेस पार्टी के खाते में जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। यदि कांग्रेस पार्टी की दावेदारी हुई तो कांग्रेस नेता दीपक कुमार सिंह को टिकट मिलने की प्रबल संभावना व्यक्त की जा रही है। यह बातें वर्तमान जिला परिषद सदस्य सह कांग्रेस नेता दीपक कुमार सिंह ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता के दौरान कही। वहीं महागठबंधन पार्टी में शामिल दल बाबूबरही विधानसभा चुनाव में दावेदारी पेश कर सकता है। उन्होंने कहा कि वे अपने राजनीतिक कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी द्वारा आईआईसी के मेंबर सहित कांग्रेस पार्टी के डेलीगेट नंबर पर रह चुके हैं। वे प्रखंड स्तर पर 15 साल कलवाही एवं खजौली प्रखंड में प्रमुख पद पर आसीन होकर आम जनताओं की सेवा की। वर्तमान में वे जिला परिषद क्षेत्र संख्या 22 से जिला परिषद सदस्य के पद पर हैं। मौके पर कांग्रेसी कार्यकर्ता मोहम्मद तनवीर जक्की, सीताराम पासवान, नवीन कुमार सिंह उपस्थित थे। क्या गया है, आप कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ लीडर है और वर्षों से कांग्रेस पार्टी में है। अभी चुनाव में आप जो है आपका उम्मीदवारी इस बार में कांग्रेस पार्टी महागठबंधन से विधानसभा में खजौली विधानसभा में उम्मीदवारी तो पेश करना चाहिए। इस बार क्या करना चाहिए? धन्यवाद सुधांशु जी। मैं कांग्रेस का समर्पित कार्यकर्ता हूं। मैं विगत 50 वर्षों से कांग्रेस में हूं और निरंतर कांग्रेस की सेवा किया भी हूं। कांग्रेस पार्टी ने मुझे 2010 में टिकट दिया, लेकिन यहां बात कांग्रेस पार्टी की नहीं है। हम किसी गठबंधन से बंधे हुए हैं। अगर खजौली विधानसभा सीट कांग्रेस में गया, कांग्रेस के पाले में गया, तो मुझे लगता है कि मेरी पार्टी, मेरे नेता राहुल गांधी जी, कृष्णा अलवारू जी, डॉक्टर शकील अहमद साहब के प्रयास से मुझे जरूर चुनाव लड़ने का अवसर मिलेगा। यदि कांग्रेस से टिकट नहीं मिला, वहां गठबंधन से आपको पार्टी लड़ाया जाए तो आप लड़ेंगे? महागठबंधन में ही कांग्रेस है ना। कांग्रेस, रामविलास, आरएलडीपी, आरजेडी, मुकेश सहनी, इतने पार्टी को मिलाकर एक गठबंधन बनाया गया है। तो कांग्रेस का मतलब गठबंधन, मुकेश सहनी का मतलब गठबंधन, आरजेडी का मतलब गठबंधन। ठीक है, और लेकिन ये कहते हैं यदि आपको खजौली विधानसभा से महागठबंधन को यदि बाबूबरही विधानसभा में दे दे तो क्या आप चुनाव लड़ना चाहेंगे? बिल्कुल लड़ूंगा। आज भी मैं जिला परिषद हूँ। मैं नित्य प्रतिदिन लोगों की सेवा करता हूँ, गांव-गांव घूमते रहता हूँ। मैं 3-3 बार प्रमुख बना हूँ। मैं जिला परिषद सदस्य हूँ। तो मैं क्यों नहीं लड़ूंगा? खजौली बाबूबरही में मेरे लिए कोई अंतर नहीं है। चूंकि हम खजौली एक बार लड़ चुके हैं, इसलिए मेरी जिज्ञासा खजौली है। खजौली में लड़ना चाहते हैं आप? बिल्कुल लड़ना चाहते हैं। नया इसको देखते हैं, कैंडिडेट आ रहा है तो उसमें तो आप सबसे वरिष्ठ दिख रहा है। अब ये निर्णय तो पार्टी को करना है। पार्टी को करना है कि पार्टी किसको टिकट देगी। वरीयता तो आप ही का होना चाहिए खासकर। ये तो पार्टी के नेता जाना। चर्चा है कि मान लीजिए लगातार आपका इस बार टिकट मिलने जा रहा है पार्टी की तरफ। लड़ेंगे गठबंधन की ओर से। नहीं, इस बार जो है सो खजौली विधानसभा में कांग्रेस की प्रबल दावेदार बढ़ रही है और चर्चा का विषय है जो कि कांग्रेस में सबसे बड़ी लीडर आप ही है। यदि आपको टिकट मिलता है तो आप खजौली विधानसभा से टिकट चुनाव जीतने में आप कितना सक्षम हैं? मैं पूरे मजबूती के साथ लड़ूंगा और मैं चुनाव जीत कर आऊंगा। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधुबनी के जिला कांग्रेस कार्यालय में भारत रत्न भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर जहां उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई, वहीं युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा संचार क्रांति के प्रणेता भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के पुण्यतिथि 34वां बलिदान दिवस के मौके पर मधुबनी सदर अस्पताल में रक्तदान किया गया।
बुधवार को जिला कांग्रेस कार्यालय मधुबनी में पूर्व जिला अध्यक्ष मनोज कुमार मिश्र की अध्यक्षता में संचार क्रांति के प्रणेता राजीव गांधी की पुण्यतिथि कार्यकर्ताओं के द्वारा उनके तैलचित्र पर पुष्पमाला अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। साथ ही सदर अस्पताल मधुबनी में युवा कांग्रेस के दर्जनों युवाओं के द्वारा रक्तदान किया गया। इस अवसर पर पूर्व जिलाध्यक्ष मनोज मिश्रा ने कहा कि सत्ता का विकेंद्रीकरण और पंचायती राज का सशक्तिकरण उच्च तकनीकी शिक्षा का अवसर देकर युवाओं को प्रोत्साहित किया। स्वर्गीय राजीव गांधी ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं संबद्ध उद्योगों के लिए सरकारी समर्थन बढ़ाया और प्रौद्योगिकी आधारित उद्योगों विशेष रूप से कंप्यूटर, एयरलाइंस, रक्षा और दूरसंचार पर आयात कोटा कर और शुल्क कम कर दिए। 1986 में उन्होंने भारत भर में उच्च शिक्षा कार्यक्रमों को आधुनिक बनाने और विस्तार करने के लिए शिक्षा पर एक राष्ट्रीय नीति की घोषणा की। 1986 में उन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालय प्रणाली की स्थापना की, जो एक केंद्र सरकार आधारित शिक्षा संस्थान है जो ग्रामीण आबादी को 6ठी से 12वीं कक्षा तक मुफ्त उच्च शिक्षा प्रदान करती है। दूसरी तरफ सदर अस्पताल मधुबनी में युवा कांग्रेस के द्वारा इस अवसर पर दर्जनों युवाओं के द्वारा रक्तदान किया गया। इसमें कई लोग शामिल हुए। यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में स्वर्गीय राजीव गांधी जी के बलिदान को याद करते हुए आज यूथ कांग्रेस का जत्था सदर अस्पताल में ब्लड बैंक में मौजूद होकर आम लोगों की मदद के लिए ब्लड डोनेशन का काम कर रहे हैं। उसमें अभी रूपन झा जी ने ब्लड दिया है और शाहिद हुसैन ब्लड देंगे, मोहम्मद फैजी ने ब्लड दिया है, मोहम्मद तौसीफ ब्लड दे, सुमित झा जी जरेल से आए हुए हैं, वो ब्लड दे रहे हैं। परसोनी से आए हुए हैं, लगभग हम लोग 25 आदमी का प्रोग्राम है इसमें। और ये गौरव का क्षण है। हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष मनोज जी भी मौजूद हैं और सब लोग हम लोग मिल करके कम से कम 25 से 30 यूनिट देने का योजना हम लोगों का है। यूथ कांग्रेस का हर साल श्री बलिदान दिवस पर, राजीव जी के बलिदान दिवस पर आज उनकी 34वीं पुण्यतिथि है, उनको स्मरण करते हुए देश के नाम हम लोग ये ब्लड डोनेशन का काम कर रहे हैं। हम लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम उस पार्टी के सदस्य हैं जिस पार्टी के आदरणीय नेता हम लोगों के पूर्व भारत के प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की आज 34वां पुण्यतिथि। बहुत ही ज्यादा गर्व महसूस होता है कि उनके शहादत दिवस पे अगर हम लोग किसी काम आते हैं। आज हम लोग उनके शहादत दिवस पे जो पहलगांव में भी हमला हुआ था उसके लिए हम लोग ब्लड डोनेशन यहाँ पे किए हैं और शुरुआत मेरे ही ब्लड के द्वारा हुआ है। बहुत ही खुशी और सम्मान लगता है कि आदरणीय राजीव गांधी जी जैसे पुरोधा जो देश भारत रत्न भी रहे हैं और हम लोगों के नेता रहे हैं, अभिभावक रहे हैं, उनके शहादत दिवस पे हम जैसा एक छोटा सा वर्कर अगर किसी काम आ जाए तो बहुत ही गर्व और गौरवान्वित। नेता भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी की 34वीं पुण्यतिथि पर आज जिला युवा कांग्रेस के द्वारा हर साल की भांति इस बार भी ब्लड डोनेशन कैंप सदर अस्पताल मधुबनी में लगाया गया है, जिसमें हमारे एआईसीसी के सदस्य श्री नलिनी रंजन झा रूपन जी एवं मधुबनी जिला यूथ कांग्रेस के प्रभारी, मधुबनी जिला विधानसभा के जो प्रभारी हैं फैजी भाई और दर्जनों साथियों ने ब्लड डोनेशन किया है। कांग्रेस पार्टी त्याग, सेवा और समर्पण के लिए जानी जाती है और कांग्रेस पार्टी हर साल की भांति इस बार भी लोगों की जनभावनाओं को देखते हुए लोगों की सेवा के लिए आज अपना ब्लड डोनेशन यहाँ करके मधुबनी जिला के लोगों के लिए जो है कार्यक्रम रखा है। युवा राजीव जी के इस पुण्यतिथि पर और खास करके हमारे जो पहलगाम में जो हमारे सेना वहाँ पर पहलगाम में जो हमारे तीर्थयात्रियों को आतंकवादियों को द्वारा मारा गया उसके याद में भी यहाँ पर जो है स्मृति में आज का दिन जो है हम लोग याद कर रहे हैं ब्लड डोनेशन दे करके। तो ये राजीव जी हमेशा याद रहेंगे और देश के लिए मरने के बाद भी वो हमारे राजीव जी का जो कार्यक्रम है जो उन्होंने देश के लिए सत्ता का विकेंद्रीकरण और पंचायती राज का सशक्तिकरण करने का काम किया, आज हमारे युवा उनको याद करते हैं और आगे भी याद करते हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश होते ही
शहर व ग्रामीण क्षेत्रों की कई सड़कें व जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। वाटरवेज चौक, भेलवा चौक, पटना गद्दी चौक समेत स्टेशन एरिया व सर्कुलेटिंग एरिया में भी जल जमाव की समस्या से लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय समेत ग्रामीण क्षेत्रों में बुधवार को मूसलाधार बारिश के कारण चारों ओर जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई है। कई क्षेत्र जल जमाव की चपेट में आने से आने जाने वाले लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बुधवार की दोपहर लगातार मूसलाधार बारिश के कारण कई जगहों पर भारी जल जमाव देखने को मिला। जल जमाव की सबसे अधिक समस्या रेलवे स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में देखा जा सकता है। वहीं दूसरी ओर जिला परिषद, सब्जी मंडी, अशोक बाजार, प्रखंड सह अंचल कार्यालय, शिक्षा विभाग, अनुमंडल अस्पताल, वाटरवेज चौक, भेलवा चौक, स्टेशन चौक, पटना गद्दी चौक, कमला रोड, पटना गद्दी रोड समेत अन्य इलाकों में वर्षा के कारण घंटों जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई। जयनगर रेलवे स्टेशन पर निर्माण कार्य को लेकर सर्कुलेटिंग एरिया नीचा होने के कारण बारिश से पूरा इलाका जल जमाव की चपेट में रहता है, जिससे रेल यात्रियों को आने जाने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का परीक्षा परिणाम घोषित होने के साथ ही छात्र छात्राओं में खुशी की लहर देखी गई। गौरतलब हो कि मधुबनी के रीजनल सेकेंडरी स्कूल से छात्र छात्राओं ने 10वीं व 12वीं की परीक्षा परिणाम में परचम लहराया है। CBSE 10वीं परीक्षा में रीजनल सेकेंडरी स्कूल मधुबनी के छात्रों ने परचम लहराया। रीजनल सेकेंडरी स्कूल मधुबनी के डायरेक्टर डॉक्टर RS पांडे ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि योग्य शिक्षक की टीम के द्वारा रीजनल सेकेंडरी स्कूल के छात्रों को डीप अध्ययन के साथ पढ़ाया जाता है, जिसका परिणाम है कि अधिक से अधिक बच्चे अच्छे अंक लाकर
स्कूल के साथ साथ अपने करियर का भी सही मूल्यांकन किया है। 11वीं में नामांकन करने वाले छात्रों के लिए रियायत छूट की भी व्यवस्था की गई है तथा निदेशक ने कहा कि छात्रों को सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए। छात्रों को अध्ययन करने में काफी सुविधा होगी। देखिए, हमारे यहाँ शिक्षकों का टीम अनुभवी है और फुल्ली डेडिकेशन लोगों में, साथ ही बच्चों को विभिन्न तरीके से विभिन्न टूल्स के द्वारा उनको समय समय पर मोटिवेट किया जाता है। प्लान्ड वे में स्ट्रेटेजिकली पढ़ाई लिखाई व्यवस्थित रहे बच्चों का, इसका प्रयास किया जाता है और इसको नकारा नहीं जा सकता है कि शिक्षक हों या अभिभावक हों, वो तो अच्छा करवाने की चेष्टा करते ही हैं, लेकिन परफॉर्मेंस डिपेंड करता है बच्चों के कन्विक्शन और उसके एस्टिडीनेस पर। वह कितना कमिटेड होकर पढ़ाई को कंटिन्यू किया और कैसे उसकी तैयारी की, इस पर निर्भर करता है। इसलिए सबसे पहले तो मैं अपने उन तमाम बच्चों को ये अभिनंदन करना चाहूँगा, उसको बधाई देना चाहूँगा कि वो अच्छा किए और अभिभावकों को भी नहीं छोड़ा जा सकता है, क्योंकि लेकिन शिक्षकों का तो सबसे अहम भूमिका रहता है सर, क्योंकि गाइडलाइन समय समय पर, इस बार जो कोर्स सिलेबस भी चेंज हुआ था उसमें भी आप लोग का ही सहयोग की जरूरत पड़ा है बच्चों को। ये ठीक बोल रहे हैं। शिक्षा के संदर्भ में मैं बहुत इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि शिक्षक तो प्रोफेशनली इसी के वास्ते होते ही हैं, इसलिए उनका अगर परफॉर्मेंस बेहतर होता है तो होना भी चाहिए और इसी में उनकी सफलता और उनका सम्मान दिखता है। अभिभावक जो आज की जो परिस्थिति बन गई है, अभिभावक अपनी अभिभावकीय भूमिका से अधिकतर % में मैं देख रहा हूँ कि वो किसी न किसी कारण से वो नहीं समझ पा रहे हों, समय का अभाव हो, वो अर्थोपार्जन में उन्हीं बच्चे के लिए करते हैं, उसमें समय लगा देते हों, बच्चों के बीच अपना समय नहीं शेयर कर पाते। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे जो बच्चे अच्छे करते हैं उनको अच्छी अभिभावकीय भूमिका भी मिली होगी और बच्चे भी आज जो डाइवर्सन का गुंजाइश बढ़ गया है वो किसी भी दिशा में बैठ सकता है, पर्टिकुलरली जो अभी मोबाइल टैब या नेट के कारण जो दुष्प्रभावित ये हम लोगों का वातावरण है। ठीक है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है और ये जगह जगह से विभिन्न स्रोतों से या जो भी आयाम है वहाँ से यह बात निकल कर आती है कि यह बिजनेस फर्म हो गया अभी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। मैं भी इस बात को पूर्णतः नकारता नहीं, सच में हो गया है, लेकिन सभी इंस्टीट्यूशंस इस आधार पर नहीं चलता है। आज भी इंस्टीट्यूशन है जो चूंकि इसका वित्तीय पोषण तो सरकार के द्वारा नहीं होता है और ये इसी आधार पर इस तरह के जो निजी विद्यालय इंडिपेंडेंट स्कूल्स होते हैं उसका एफिलिएशन भी होता है। पैसे का स्रोत दिखाना पड़ता है तो उसमें मूल स्रोत शुल्क ही दिखाया जाता है, शुल्क से ही पैसे आएंगे तो विद्यालय चलेंगे। तो इसमें ये जो है स्कूल अभी 11 के लिए तो हम लोगों ने ये परिस्थिति को देखते हुए यहाँ 95+ से एक भी पैसा नहीं, फ्री एजुकेशन है, सिर्फ उनको फॉर्म भरने रजिस्ट्रेशन के लिए पैसे लगेंगे जो बोर्ड का निर्धारित शुल्क होगा। 90+ से हम लोग 10,000 रुपया ले रहे हैं दोनों साल का, 85+ से 15,000, वैसे ही नीचे उतरेंगे 80+ के लिए 20,000, 75+ के लिए 2 साल का है ना, 2 साल, 75+ के लिए। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर के कांग्रेस कार्यालय में भारत रत्न भूतपूर्व प्रधानमंत्री संचार क्रांति के प्रणेता स्वर्गीय राजीव गांधी के 34वां बलिदान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही वक्ताओं ने उनके बारे में अपने अपने विचार रखे।
भारत रत्न भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के 34वां बलिदान दिवस के अवसर पर बुधवार को जयनगर के जिला परिषद बाजार के समीप प्रखंड कांग्रेस कार्यालय ललित कुटीर के सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रखंड अध्यक्ष सुरेंद्र महतो की अध्यक्षता व कार्यकारी अध्यक्ष नित्यानंद झा के संचालन में आयोजित कार्यक्रम में भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के बलिदान दिवस पर उनके तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए स्वर्गीय राजीव गांधी की उपलब्धि में ज्ञान, प्रौद्योगिकी और संबद्ध उद्योगों के लिए सरकारी समर्थन बढ़ाने तथा प्रौद्योगिकी आधारित उद्योगों, विशेषकर कंप्यूटर, एयरलाइंस रक्षा और दूरसंचार पर आयात कोटा कर और शुल्क कम करने पर बात रखी। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधवापुर में सीमा पर असिस्टेंट कमांडेंट ताशी पलटन व इंस्पेक्टर ऋषिकेश कुमार के द्वारा वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधियों व आम लोगों के साथ बैठक की गई। इस बैठक में मुख्य रूप से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर वार्ता की गई। सीमा पर संदिग्धों पर कड़ी नजर रखने का आग्रह एसएसबी अधिकारियों ने सुरक्षा बलों के साथ आम नागरिकों से भी की है। असिस्टेंट कमांडेंट ताशी पलटन व इंस्पेक्टर ऋषिकेश कुमार ने मधवापुर कैंप में वहां के जनप्रतिनिधियों और सामाजिक लोगों के साथ बुधवार को बैठक की। देश के वर्तमान हालातों के मद्देनजर अधिकारियों ने सीमा सुरक्षा से संबंधित चलाई जाने वाली गतिविधियों में सहयोग करने की अपील बैठक में शामिल लोगों से की। असिस्टेंट कमांडेंट ने कहा कि रात को 10 बजे के बाद वहां के लोग सीमा पार आवागमन नहीं करें। संदिग्ध लोगों की सूचना बिना देर किए अधिकारियों को दे। सूचित करने वाले लोगों के नाम की गोपनीयता रखी जाएगी। इन विषयों के अलावा सीमा पर जांच में लगे सुरक्षा बलों का सहयोगी बनने और सीमा का अतिक्रमण आदि मुद्दों पर चर्चाएं हुई। चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष चेतन रश्मि, महासचिव ललन साह, राजेश साह बीमा, विकास ठाकुर, चंदन कुमार कार्यक्रम में शामिल हुए। डेन न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। राजनगर के पस्टन नवटोली में श्री श्री 108 बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री का आगमन हुआ। उनके आगमन से पूरे क्षेत्र में उत्साह देखने को मिला। वहीं भाजपा नेता स्वर्ण व्यवसायी अमरनाथ प्रसाद अपने पूरे परिवार के साथ मौके पर पहुंचकर उनका भव्य स्वागत किया। राजनगर के पस्टन नवटोली में श्री श्री 108 बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री के आगमन पर जनमानस में विशेष उत्साह देखा गया। वहीं इस अवसर पर प्रदेश भाजपा नेता स्वर्ण व्यवसायी अमरनाथ प्रसाद ने अपनी धर्मपत्नी, पुत्र व पुत्रवधू के साथ चांदी की पवित्र हनुमान की प्रतिमा, पारंपरिक मिथिला के पाग एवं दुपट्टा अर्पित कर उनका भव्य स्वागत किया। इस स्वागत में मिथिला की सांस्कृतिक गरिमा एवं श्रद्धा की पूर्ण अभिव्यक्ति दिखाई दी। अमरनाथ प्रसाद व उनकी धर्मपत्नी दिव्या देवी ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री के नवटोली पस्टन में लक्ष्मी नारायण झा के पुत्र के उपनयन संस्कार में आयोजित एक पारिवारिक कार्यक्रम में आए थे। उनके चरणों का मिथिला भूमि पर आगमन सौभाग्य की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।